हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आप लोग को इतिहास पढ़ाऊंगा और इतिहास पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए। अक्सर बच्चों की शिकायत होती है कि सर इतिहास बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, इसे हम लोग कितना भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं। और वैसे तो इतिहास के बारे में कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि रात भर पढ़ा और दिन में सफा। होता क्या है कि लोग इतिहास को लिंक करके नहीं पढ़ते हैं। कभी वो मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ने लगते हैं, तो कभी स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़ने लगते हैं, तो कभी वो अशोक के बारे में पढ़ने लगते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है, कभी वो मिडल हिस्ट्री उठा लेते हैं, तो कभी एंशियंट, तो कभी मॉडर्न। इतिहास का मतलब होता है क्रमबद्ध अध्ययन। अगर आपसे हम पूछें कि इतिहास की परिभाषा क्या होती है, तो सारे बच्चे रट्टा रटा जवाब देंगे। क्या कहेंगे कि अतीत में हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। लेकिन उन्होंने परिभाषा को रट लिया है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया है कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अतीत में हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि जो घटनाएं अतीत में हो चुकी हैं उसका क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। लेकिन आप लोग क्रमबद्ध अध्ययन करते नहीं है, आप कभी यहां से टॉपिक उठाते हैं, कभी वहां पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी अधूरी है। मेरे ख्याल से जो इतिहास की परिभाषा है वो ये बनती है कि परिवर्तन को समझना ही इतिहास है। आइए लिखते हैं पहले। इसका मतलब ये हुआ जो इतिहास का अध्ययन होता है वो परिवर्तन को समझने का अध्ययन होता है। अब बात होगी परिवर्तन की। कैसा परिवर्तन होता क्या है कि अधिकांश लोग इतिहास जब पढ़ते हैं तो राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं। आप लोग जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो इस चीज का ध्यान देते हैं कि कौन सा राजा गद्दी पर बैठा, उसके बाद कौन सा राजा गद्दी पर बैठा। कहने का तात्पर्य है आप लोग राजनीतिक इतिहास पे ज्यादा बल देते हैं। लेकिन इतिहास को अध्ययन करने के लिए हम लोग को 4 चीजों को पढ़ना पड़ता है। कौन कौन से? हम पढ़ते हैं समाज के बारे में, इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। यानी हम किसी भी कालखंड को पढ़ेंगे तो इन 4 चीजों का ध्यान देंगे। मान लीजिए हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो अकबर के काल में हम यह देखेंगे कि अकबर के काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, यानी कि राजा मजबूत था कि नहीं था, उसका सैन्य प्रशासन कैसा था, उसके अधिकारी कैसे थे। फिर हम समाज के बारे में पढ़ेंगे कि अकबर के शासन काल में समाज कैसा था, निम्न वर्ग की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, है ना। अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे कि अकबर कालीन समाज में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कठोर कदम उठाए गए थे, या फिर कौन कौन से आसान कदम उठाए गए ताकि गरीबों को ज्यादा टैक्स न देना पड़े, जनता खुश रहे। सांस्कृतिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए गए, है ना। जैसे कि अकबर के शासन काल में इलाहाबाद का किला बनवाया गया, तो क्या इस संस्कृति में आ जाएगा। और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते थे वो भी संस्कृति में आ जाएगा। कहने का मतलब बच्चों है, हम इतिहास कभी भी पढ़ेंगे तो इतिहास में हर कालखंड में हम इन्हीं विषय को पढ़ेंगे कि उस कालखंड में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था और संस्कृति कैसी थी। ठीक है, तो आगे से जब भी हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो हम हर कालखंड में इन बातों का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है ना। यानी कि इतिहास में हम पुरानी घटनाओं को नई घटनाओं से जोड़ते हुए चलेंगे। मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, इतिहास से तात्पर्य परिवर्तन को समझना है। तो परिवर्तन को समझने के लिए से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा प्राचीन इतिहास, दूसरा होगा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा होगा आधुनिक इतिहास। यानी कि जो परिवर्तन को हमको समझना है उसे हम 3 चरणों में समझेंगे। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास।
प्राचीन काल में हम मानव की उत्पत्ति से लेकर आठवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना बच्चों। प्राचीन इतिहास में हम लोग मानव की उत्पत्ति से लेकर आठवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक का अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग 712 ईस्वी से 1757 तक का अध्ययन करेंगे। यानी कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है। इसको ऐसे लिख लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम से, और 1757 में पलासी की लड़ाई होती है। हम पलासी की लड़ाई तक पढ़े अध्ययन करेंगे। ये मिडिवल में आता है, यानी कि मध्यकालीन इतिहास में आता है। ठीक है ना। आधुनिक इतिहास में हम लोग 1757 से लेकर 1947 तक, यानी कि जब भारत आजाद हुआ तब तक की घटनाओं को अध्ययन करेंगे। ठीक है ना बच्चों। प्राचीन इतिहास को, मध्यकालीन इतिहास को और आधुनिक इतिहास को लोग धर्म के आधार पर भी बांट सकते हैं। जैसे कि प्राचीन इतिहास में को हम वेद और उपनिषद का काल कह सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास को हम लोग कुरान का काल कह सकते हैं, और आधुनिक इतिहास को हम लोग बाइबिल का काल कह सकते हैं। अगर आप धार्मिक आधार पर बांटना चाहते हैं, है ना, तो आप वेद उपनिषद का काल, कुरान का काल और बाइबिल का काल कह सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों हम लोग प्राचीन इतिहास का सिलेबस जानेंगे कि प्राचीन इतिहास में हम लोग को परिवर्तनों को कैसे समझना है, जिसकी शुरुआत हम आदिमानव काल से करेंगे कि आदिमानव कितने लाखों साल पहले होते थे, उनके अंदर क्या चेंजिंग आया और चेंजिंग की प्रक्रिया होते 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 कहां तक पहुंचा। ठीक है ना। तो आइए अपना सिलेबस लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, क्योंकि मैं आपको प्राचीन इतिहास ही पढ़ाना शुरू करूंगा। तो आइए आज पहले प्राचीन इतिहास का सिलेबस पूरा लिख लेते हैं। इसको लोग उतार दिए ना पूरा। ठीक है, चलिए। मैं जो भी सिलेबस लिखाने जा रहा हूं प्राचीन इतिहास का, इसे आप लोग लिख के अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि सीक्वेंस में कोई भी दिक्कत ना हो, तभी आप एक दूसरे से लिंक करा पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे
बच्चों ये पूरा सिलेबस एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का। सबसे पहले हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे यानी पत्थरों का काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ताम्र पाषाणी काल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हड़प्पा की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। फिर वैदिक सभ्यता जानेंगे क्या होता है। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत जानेंगे, जिसे द्वितीय नवीकरण काल भी कहा जाता है। इसमें कुछ धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इसके बाद हम भारत के प्रारंभिक राज्य जानेंगे, जो 16 महाजनपद का उदय हुआ। और 16 महाजनपद में सबसे जो मजबूत था वो था मगध। तो फिर हम भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हम मौर्योत्तरकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम गुप्त काल का अध्ययन करेंगे। उसके बाद पुष्यभूति वंश के बारे में जानेंगे, राजपूत कालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम दक्षिण भारत के राज्य पढ़ेंगे, जिसमें हम चोल के बारे में, चालुक्य के बारे में, पल्लव के बारे में और राष्ट्रकूट के बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी कि बच्चों हमको क्या है, परिवर्तन को समझना है और लिंक कराते हुए। अगर हम पाषाण काल जान जाएंगे तो इसमें क्या परिवर्तन हुए तो हमको ताम्र पाषाणी काल समझना आसान हो जाएगा। और जब ताम्र पाषाणी काल को अच्छे से समझ लेंगे कि इस काल में क्या परिवर्तन हुए तो हड़प्पा की सभ्यता समझना आसान हो जाएगा। अगर इसको समझ लेंगे तो वैदिक सभ्यता समझना आसान हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक जो आपको जो टॉपिक मिलेंगे ना, एक दूसरे से लिंक करते हुए मिलेंगे। इतिहास क्या कहता है, क्रमबद्ध अध्ययन। तो हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे। और आप इस तरीके से पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रत्येक घटना को पिछली घटना से लिंक कराते हुए अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग जो पहला टॉपिक लिखा है पाषाण काल, इसी से शुरुआत करेंगे।